नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं और भारत में भी बात हो रही है हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं हवाई बातें नहीं करता, मैं आपको रोज वो खबर बताता हूं जो मैं अंदर से निकाल कर लाता हूं। लेकिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुझे तो क्या, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स को भी पता नहीं है और ये हकीकत है। आज मेरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई। इनमें केंद्र की राजनीति करने वाले बड़े नेता तो थे ही, वो भी थे जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं और वहां बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बातचीत में मुख्यमंत्री का मुद्दा उठना ही था। जब मैंने उनसे सीएम पर सवाल किया तो उन्होंने 2 बड़ी बातें कह दी। मैं आपको वो दोनों बातें बताता हूं, गौर जरूर कीजिएगा। पहली बात, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दूसरी पंक्ति के नेताओं को पहली कतार में लाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी 15 साल आगे के हालात को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप डेवलप करने में जुट गई है, यानी नई लीडरशिप बनाने में। सवाल मुख्यमंत्री पर था और बीजेपी का यह प्लान सामने आ गया। फ्यूचर के लिहाज से यह बेशक बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटजी है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर नेताओं की सारी बातें अटकलों, संभावनाओं और संकेतों के आसपास चक्कर लगाती रही। किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि एक चर्चा बहुत गर्म है। यह चर्चा मुख्यमंत्री के सिलेक्शन से जुड़ी है। मुझे यह जरूर बताया गया कि बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार कर रही है। वो फॉर्मूले मैं आपको जरूर बताता हूं। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, इसमें मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है। किस राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, यह राज्यों के सियासी हालात के हिसाब से तय हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 2, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनते समय महिलाओं का ध्यान रखा जा सकता है, यानी उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। किस राज्य में सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम की संख्या 1 होगी या 2, यह तय तो पार्टी के आला नेता ही करेंगे और फैसला लेते वक्त वो राजनीतिक घाटे नफे का भी जरूर ध्यान रखेंगे। बहरहाल, बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई तो यह भी समझ में आ गया कि पार्टी सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनाना चाहती है और इसके लिए हर राज्य में अलग स्ट्रैटेजी होगी। यह अलग स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे पता चला है कि राजस्थान में बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। इनमें अगड़ी जाति, ओबीसी और दलित को चांस मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इनमें से एक अगड़ी जाति का हो सकता है तो दूसरा ओबीसी से और तीसरा आदिवासी हो सकता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। वहां मुख्यमंत्री के साथ 1 डिप्टी सीएम हो सकता है, जिसमें बीजेपी एक आदिवासी को और एक गैर आदिवासी को सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप सकती है। सत्ता पर दावेदारी को लेकर बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम पद के दावेदारों के तौर पर कई नाम जरूर लिए जा रहे हैं। मैंने जिस फॉर्मूले की बात आपसे शेयर की है, बीजेपी अगर उसी पर आगे बढ़ती है तो तस्वीर दिलचस्प होगी। यह तस्वीर क्या हो सकती है? राजस्थान में वसुंधरा अगड़ी जाति की भी है, वो महिला भी है और सरकार चलाने का अनुभव भी रखती है। अगर वो सीएम बनी तो ओबीसी वर्ग से बालकनाथ है, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल हालांकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दलित हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। उन्हें भी डिप्टी सीएम या कोई और पद दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ओबीसी है, उनके पास सरकार चलाने का लंबा अनुभव भी है। अगर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो नरेंद्र सिंह तोमर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो सवर्ण समाज से है, लेकिन मध्य प्रदेश में महिला चेहरा कौन होगा यह कहना भी मुश्किल है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पार्टी अगर नॉन आदिवासी लेकिन अनुभवी रमन सिंह को सीएम बनाती है तो डिप्टी सीएम के तौर पर आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय का नाम आ सकता है। और अगर महिला को शामिल करना हो तो रेणुका सिंह भी एक चेहरा हो सकती है। सीएम और डिप्टी सीएम के इस तरह के कॉम्बिनेशन से बीजेपी कई निशाने भेदना चाहती है।
बीजेपी को पता है कि इससे वो जातिगत समीकरण के साथ साथ पिछड़ों और आदिवासियों को भी खुश कर सकती है और लगे हाथ असंतोष की आवाज भी दबा सकती है। जातिगत समीकरणों का इस पर असर पड़ता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, तो उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ब्रजेश पाठक है तो जो ब्राह्मण से आते हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो पार्टी ये बात ध्यान रखती है कि अगर कहीं मुख्यमंत्री बनाने से कोई जातिगत समीकरण डिस्टर्ब हो रहा होगा तो वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाकर उसे साधा जा सकता है। इस तरह के फैसले राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। मामला यहां भी अलग नहीं है। सिर्फ 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी कई नेताओं को अगर खुशी दे सकती है तो उनकी टेंशन भी बढ़ा सकती है। कैसे? अगर सवर्ण और महिला होने के चलते वसुंधरा को सीएम बनाया जा सकता है तो इसी पैमाने पर दिया कुमारी भी खरी उतरती है। पार्टी उन पर भी दांव लगा सकती है। हालांकि अनुभव के मामले में तो वसुंधरा से वो काफी पीछे रह सकती है। इस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर शिवराज को सीएम बनाने की बात हो सकती है तो इसी कैटेगरी के प्रहलाद पटेल उनके चैलेंजर हो सकते हैं। हालांकि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी किसी को पता नहीं है। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि पूरे चुनाव की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की। चुनाव उनके ही चेहरे पर लड़ा गया। पार्टी को जीत भी मिली और बीजेपी नेताओं की बातों से क्लियर हो चुका है कि इस बार मुख्यमंत्री का फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। और आप लिख कर रख लीजिए कि मोदी का फैसला सरप्राइज करने वाला होगा। आपको याद दिला दें कि मोदी की तरफ से लिए गए इस तरह के सरप्राइज फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 2014 में मोदी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। तब उन्होंने मराठा की जगह ब्राह्मण चेहरे को चुनकर सबको हैरान कर दिया। 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उनका नाम चर्चा में भी नहीं था। हरियाणा में जाट को छोड़कर पंजाबी पर दांव लगाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। 2014 में झारखंड में रघुवर दास को सीएम बनाया गया। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना सबको हैरान करने वाला था। 2017 में पीएम मोदी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। यह फैसला भी चौंकाने वाला था क्योंकि तब योगी का नाम चर्चा में भले ही था, लेकिन वो ऐसा किसी को नहीं लग रहा था कि वही मुख्यमंत्री बने। 2022 में मोदी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। वो पहली बार के विधायक थे। यह फैसला भी कम चौंकाने वाला नहीं था। तो ये लंबी फहरिस्त है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना है और उनका फैसला जो भी होगा हैरान करने वाला होगा। सीएम सिलेक्शन पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ये तो हमने आपको बता दिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत की और आपको बताते हैं अंदर की बेहद दिलचस्प कहानी। देखिए इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। मध्य प्रदेश में जहां के मतदाताओं ने लगभग हर किसी को चौंका दिया, मध्य प्रदेश के नतीजों से यह तो साफ हो गया कि यहां मोदी मैजिक का असर भी दिखा और शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। लेकिन आज मैं आपको मध्य प्रदेश के कांटे भरे रास्ते में कमल खिलाने के पीछे की एक अलग वजह बताने वाला हूं। 1998 में जब कांग्रेस ने राज्य की सत्ता पर कब्जा किया था तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। उनके इस बयान का जिक्र आज इस वजह से जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीती है तो इसके पीछे सबसे बड़ी कामयाबी चुनावी मैनेजमेंट की है। इस पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यह चुनाव जीता गया। बात शुरू होती है जुलाई अगस्त के महीने से। उस वक्त कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठकों में उलझी थी। बेंगलुरु से मुंबई तक 2024 की रणनीति पर मंथन कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस हिंदी पट्टी के 3 चुनावी राज्यों पर था। यानी चुनाव से 3-4 महीने पहले ही बीजेपी ने मैदान पर फील्डिंग सजाने का काम तेज कर दिया था। उस वक्त बीजेपी जो फैसले ले रही थी उससे राजनीतिक पंडितों में हैरानी भी हो रही थी। उदाहरण के तौर पर एक बात आपको बताता हूं, इससे और तस्वीर साफ होगी।
17 अगस्त को ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों का नाम था और खास बात यह थी कि ये ऐसी 39 सीटें थी जहां विरोधियों का दबदबा था। इसमें से 38 सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस के विधायक थे और एक सीट पर दूसरी पार्टी का कब्जा था। लेकिन नतीजे आए तो पता चला बीजेपी ने यह रणनीति क्यों बनाई थी। जिन 39 सीटों पर जीत का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा था, वहां पार्टी की रणनीति ने सबको चौंका दिया। इस बार इन 39 में से 24 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत हुई है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो चौंका देते हैं, लेकिन जब तस्वीर साफ होती है तो उन्हीं फैसलों की तारीफ होती है। इन 39 सीटों पर बीजेपी का नए पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन काम कर गया। इसी रणनीति के चलते कांग्रेस के कई किले आसानी से ढह गए और सब हैरान रह गए। ये भाजपा की तैयारी है, आकलन है, या आप समझिए कि बूथ स्तर तक किया गया मैनेजमेंट है। उसने इन 39 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये जो पहले सूची जारी करने की उसकी अपनी शैली रही, वो बहुत कामयाब रही। देखिए, इस बार के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं घटा है। 2018 के मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ आधे फीसद वोट ही ज्यादा मिले, लेकिन बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई। आंकड़ों के जरिए इसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 2018 में कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे और इस बार 40.40% वोट मिले, यानी अंतर सिर्फ 0.49% का रहा। इसी तरह बीजेपी को 2018 में 41.02% वोट मिले थे और इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 48.55% पहुंच गया, यानी 7.53% का इजाफा इसमें साफ तौर पर देखा गया। इसके पीछे भी बहुत बारीक रणनीति है। नतीजों से साफ समझ में आ जा रहा है कि कांग्रेस के वोट ज्यादा नहीं घटे, लेकिन बीजेपी को मिलने वाले वोट में बंपर बढ़ोतरी हुई। इसके पीछे अगर कोई नाम और किसी का काम है तो वो है अमित शाह, जिन्होंने बीजेपी में जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह लगभग हर महीने मध्य प्रदेश जा रहे थे, बंद कमरों में पार्टी और संगठन के नेताओं के साथ मंथन कर रहे थे, एक एक सीट के लिए समीकरण सेट कर रहे थे। अमित शाह का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के भीतर यह भरोसा पैदा किया कि अगर मेहनत की जाए तो हर बूथ पर 51% वोट हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका असर भी नतीजों में दिखाई दे रहा है। कैसे? पार्टी को मध्य प्रदेश में औसत 48.55% वोट मिले हैं, लेकिन 101 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में गया। यानी अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जो टारगेट दिया था उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ अंजाम तक भी उन्होंने पहुंचाया और इसी का यह नतीजा है। अमित शाह कार्यकर्ताओं की ताकत को अच्छे से समझते हैं। उन्हें वक्त वक्त पर कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत का एहसास कराना भी आता है। जगह जगह शक्ति सम्मेलन आयोजित हुए, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुनाई जाती थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक आधी रात तक बैठकें होती थी और इतनी मेहनत से जो काम हुआ उसका नतीजा अब सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से अपनी चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने 51% वोट शेयर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बूथ स्तर पर जो काम किया, माइक्रो प्लान बनाया उन्होंने। पन्ना प्रभारी के बाद अर्ध पन्ना प्रभारी और अर्ध पन्ना प्रभारी के साथ उन्होंने जितनी भी अपनी हितग्राही मूलक योजना थी, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उन्हें मतदाताओं तक पहुंचाने और जो लाभार्थी थे उनसे संपर्क करने का जो अभियान चलाया, वो निश्चित तौर पर बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर रहा। अमित शाह ही वो नेता थे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मध्य प्रदेश में न सिर्फ जीत का दावा कर रहे थे, बल्कि 150 से ज्यादा सीट पर कमल खिलाने की बात कह रहे थे। पार्टी ने मध्य प्रदेश में जितनी भी रणनीति बनाई उसमें से ज्यादातर पूरे नंबर के साथ पास हो गई। ऐसे ही एक रणनीति थी सांसदों और बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाना। इस नीति का असर भी दिखा।
मध्य प्रदेश में बीजेपी में 8 दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। चुनावी रणभूमि में हर फैसला 100% कामयाब नहीं होता। बीजेपी की इस रणनीति के साथ भी यही हुआ। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह तो चुनाव हार गए, लेकिन बाकी के दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। इसकी वजह यह रही कि अंदर खाने ये सभी खुद को मुख्यमंत्री की रेस में मान रहे थे। सभी ने अपने अपने जिले में पूरी ताकत लगाई, दिन रात एक किया और नतीजा पार्टी के पक्ष में चला गया। इसे भी आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले से आते हैं। 2018 में यहां की 9 में से 5 सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार सभी 9 सीट बीजेपी की झोली में गई। ये 30 साल बाद है जब इंदौर में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़े थे। यहां 2018 में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस बार जिले की 6 में से 3 सीट पर जीत का कमल खिला। इसी तरह राकेश सिंह ने जबलपुर जिले में प्रभाव दिखाया। यहां 2018 में बीजेपी ने 8 में से 4 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 7 सीटों को अपनी झोली में डाला। प्रहलाद पटेल की बात करें तो नरसिंहपुर जिले में उनका प्रभाव दिखा। इस जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार सभी 4 सीट भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत गई। मोटे तौर पर देखा जाए तो इन 8 दिग्गज नेताओं के जिले में 41 सीट आती है। 2018 में बीजेपी ने इसमें से सिर्फ 19 सीट जीती थी, लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़कर 32 तक पहुंच गया। यानी करीब करीब 70% का भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा हुआ। किसी सांसद के लड़ने से नहीं, बल्कि अगर सांसद का व्यक्तित्व ऐसा है जो क्षेत्र पर असर डालने वाला है, उसकी जाति, उसका सामाजिक जुड़ाव और उसकी तत्परता अगर इस तरह की है कि वो लोगों को प्रभावित कर सकता हो, तो उसका क्षेत्र तो ठीक होता ही है, बाकी क्षेत्रों पर असर डाल सकता है। देखिए, सीधे तौर पर बात यही है कि बीजेपी के मैनेजमेंट के आगे कांग्रेस का मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ स्तर की बल्लेबाजी ने बीजेपी को ऐसी बाजी जिता दी जिससे बहुत से लोग हारा हुआ बता रहे थे। कांग्रेस यही मानती रही कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति से उस गुस्से को बेहतर नतीजों में तब्दील कर दिया। ये चुनाव नतीजे उसी रणनीति की बदौलत आए हैं जिस पर चलकर बीजेपी ने अपनी 20 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा और बिना कोई भी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। सभी नेताओं का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी हाल में अपनी अपनी विधानसभा और अपने अपने जिलों में बेहतर रिजल्ट देने हैं। इसी पर सबका फोकस रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान को संभाला था, तो अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। मैं ऐसा मानता हूं कि हम उस 51% वोट शेयर के लक्ष्य को लगभग 49 के करीब पहुंच गए। 101 विधानसभाएं ऐसी हैं जो 163 में से जिनमें 51% से ऊपर वोट शेयर भाजपा को मिला है। यही अमित शाह जी का टारगेट था, जिसको पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, ऐसा भी नहीं था कि बीजेपी ने जो तय किया था उसी ढर्रे पर वो चलती रही। जरूरत पड़ने पर मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों के टिकट भी काटे गए और वक्त वक्त पर रणनीति में बदलाव भी हुआ, क्योंकि जैसे ही लाडली बहना योजना का इंपैक्ट दिखाई देने लगा तो सिंधिया समेत कई बड़े नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की नीतियों का प्रचार शुरू कर दिया। अगर बीजेपी की इस जीत को सामूहिक जीत कहा जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, और कांग्रेस की हार को सामूहिक हार कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के अघोषित चेहरे थे। बाकी नेताओं को पता था कि वो सीएम के दावेदार नहीं है। ऐसे में उन्होंने उतनी ताकत नहीं लगाई जितनी बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगाई। किसी भी राज्य में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हर जगह अटकलबाजी का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि इस बार चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कुछ चेहरे बहुत तेजी से हाईलाइट हुए हैं। मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था कि इस राज्य में ध्रुवीकरण का असर दिखा। इसका सबूत वो 4 सीटें हैं जहां बीजेपी ने महंतों को टिकट दिया और वो जीत भी गए। सबसे पहले उन सीटों और चेहरों के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूं। एक है महंत बाबा बालकनाथ, जो अभी तक सांसद थे लेकिन अब अलवर की तिजारा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। स्थानीय लोग इन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं। एक है महंत प्रतापपुरी महाराज, जो बाड़मेर जिले की
तारा तरा मठ के महंत हैं, लेकिन अब जैसलमेर जिले की पोखरण सीट से विधायक भी बन गए हैं। ये 2018 में चुनाव हार गए थे। इसके अलावा ओटा राम देवासी का भी नाम इस लिस्ट में है, जो पाली जिले की चामुंडा माता मंदिर में करीब 40 साल से पुजारी हैं। इससे पहले से सियासत में है, अब फिर से सिरोही सीट से विधायक बन चुके हैं। तो ये 4 नाम है। और चौथा नाम है बाल मुकुंद आचार्य का, जो जयपुर की बाबाजी हाथोज धाम के महंत होने के साथ साथ अब जयपुर के हवा महल सीट से विधायक भी चुन लिए गए हैं। जिस राज्य के चुनाव में ध्रुवीकरण इतना बड़ा मुद्दा बना, वहां इनमें से भी किसी की लॉटरी लग सकती है। इसका फैसला भी हुआ नहीं है, लेकिन मैं बाल मुकुंद आचार्य अभी से वो तेवर में दिख रहे हैं। इसका अंदाज देखिए, इनका अंदाज देखिए और इनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश कई नेताओं के मन में है। जब तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग जाती है, ये चेहरे खुद को ऐसे ही सुर्खियों में बनाए रखेंगे।